लोग सेकंड चैप्टर में है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनर्शियल मास। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मास जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल मास और एक होता है ग्रेविटेशनल मास, जिसमें हम लोग इनर्शियल मास का कैलकुलेशन कर रहे हैं। इनर्शियल मास में सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे कि अगर कोई रिफरेंस ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन होगा तो वहाँ से हम लोग एक इनर्शियल मास हम लोग M2, जिसका हम लोग को नॉन नहीं है, पता नहीं है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये एक सर इनर्शियल बैलेंस है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पेन है, पेन में सर हम लोग अपना M2 पहले एक बार रखेंगे और इससे पहले उस मास को रखेंगे जिसका मास का M1, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हम लोग कैलकुलेशन करेंगे M2 का विद रिस्पेक्ट टू M1। हम लोग को पता है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर MI, ठीक है। इनर्शियल मास के स्क्वायर रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग अभी सिस्टम से बात करें, सिस्टम पे हम लोग का क्या क्या है, पहले हम लोग M1 को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे M1 रखे हैं और पेन का मास MP दिख रहा है। तो अगर हम बात करें केस वन का, व्हेन M1 is present in the balance, ठीक है। when M1 is present in the balance, तो हम लोग क्या मिलेगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 प्लस MP। होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना। अच्छा, अगर मान लो केस 2 का बात करें, अच्छा, टाइम पीरियड जो होगा वो रूट अंडर MP होगा फॉर एम्प्टी पेन। होगा कि नहीं होगा, हाँ। खाली रहेगा, M1 भी नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट हम करेंगे, हाँ। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो C स्क्वायर का देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, ये प्रोपोर्शनल का निशान हटा के ना यहाँ पे हम K लिख सकते कि नहीं लिख सकते। K इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ हटा के K लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, T स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर रूट, अच्छा रूट हट जाएगा और आएगा हम लोग का M1 प्लस MP। ये क्या है, T1, सॉरी ये होगा T1 और M1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये ओनली T, क्योंकि हम MP को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर बात करें तो जब हम लोग केस 2 का बात करें, अच्छा T1 स्क्वायर बाई T स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 प्लस MP बाई MP आएगा, हाँ। तो अगर हम यहाँ बात करें T1 स्क्वायर बाई T स्क्वायर इक्वल टू M1 बाई MP प्लस 1 होगा, M1 बाई MP प्लस 1। सिंपली एक बार इसके साथ भेजिए, एक बार इसके साथ, तो सर ये तो ऐसे ही बचा, ये कट गया ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग को देखने को मिलेगा M1 बाई MP इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई T स्क्वायर माइनस 1, बोलो मिलेगा ना। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। T1 है यहाँ पे इक्वल टू K रूट अंडर लिखा है, तो T1 इक्वल टू K रूट अंडर M1 प्लस MP लिखा है। तो दूसरी साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर होगा, टोटल में होगा ना। अब ये तो ऐसे लिख दो, फिर जो स्क्वायर है एक बार इसके साथ आएगा K स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट को हटा देगा, नेगलिफाई कर देगा। रूट होता है स्क्वायर का भी क्रिएट, सर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, हाँ ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को ना स्क्वायर किए हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1, फिर सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर किए हैं, ठीक है। वो हम लिखे नहीं है, दिखाई नहीं है, फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दिए, होगा ना। केस 2 देखो, व्हेन M2 इज प्रेजेंट इन द पेन, तो हम लोग क्या मिलेगा, T2 इक्वल टू K इंटू रूट अंडर M2 प्लस MP, क्योंकि पेन तो हमेशा उसमें रहेगा, पेन का वजन तो रहेगा ना, उसके साथ M2 आया, क्लियर है ना।
तो हम लोग को क्या मिलेगा, T2 स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर M2 प्लस MP का होल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि अंदर रूट स्क्वायर को कट जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये। अगेन T2 स्क्वायर बाई T स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, M2 बाई MP प्लस 1। बताओ, एनी डाउट है? इसको दिखाते पूरा डिटेल में। हाँ ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ पे हमको ये मिला। अच्छा यहाँ से निकालो M2 बाई MP कितना आ जाएगा सर, T2 स्क्वायर बाई T स्क्वायर माइनस 1। देखो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 है, ये दो इक्वेशन को कंपेयर करो। ठीक है, नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 3 क्या बोला है, M1 बाई MP इक्वल टू T1 बाई T2 का T1 बाई T का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, M2 बाई MP का क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 6 है, T2 बाई T का होल स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। अच्छा इससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, T1 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर माइनस, देखो ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम लेके। हाँ एलसीएम लेंगे तो नीचे का T स्क्वायर यहाँ आएगा, सिमिलरली यहाँ भी होगा ऐसा ही। क्या होगा देखो, बोलो होगा कि नहीं होगा। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, M1 बाई MP होल डिवाइडेड बाय M2 बाई MP इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर बाई T स्क्वायर, T2 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर बाई T स्क्वायर। देखो नीचे वाला MP खत्म, T स्क्वायर खत्म, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, देखो तो हम लोग को देखने को मिलेगा M1 बाई M2 इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला हो गया। इफ अगर हमको M1 पता होगा और M2 चाहिए होगा तो ये बाकी जो टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमको पता ही है, T1 T2 वहाँ से पुट करके M2 ही निकल जाएगा। हाँ तो ये है रिलेशन। डिफरेंस हमको अगर इनर्शियल मास पता है तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का अलग ऑब्जेक्ट का इनर्शियल मास निकाल सकते हैं यूजिंग इनर्शियल बैलेंस। क्लियर है बात? ग्रेविटेशनल मास, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल मास यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल मास उस मास को कहते हैं जो मास अर्थ के पुलिंग फोर्स के कारण जनरेट हो रहा है। अर्थ पे तुम हो, तुमको अर्थ क्या कर रही है, फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रही है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। उसके कारण जो मास तुम्हारा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल मास बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल मास को मेजर करने के लिए क्या होता है, कॉमन बैलेंस हम लोग जानते हैं यूज होता है, स्प्रिंग बैलेंस जानते हैं हम लोग, स्प्रिंग बैलेंस जानते हैं, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस में तुमको क्या रहता है, ऐसे ऐसे करके एक स्प्रिंग लगा रहता है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट लगा रहता है और ऊपर में ना एक ऐसे करके कांटा बना हुआ है। तो जैसे तुम मास को ऐसे पकड़ के सब दिखाता है, तुम देखे हो ना, जैसे मान लो तुम चले जाओ कहीं पे ऐसे ही फुटपाथ पे कुछ बिक रहा है सब्जी की बहुत बड़े मात्रा में, बड़े स्केल में, तो अभी तो नहीं, पहले क्या करता था, ऐसे हाथ से उठाता था, उससे कांटा ऐसे मूव करता था, तो उसी का नाम है सर स्प्रिंग बैलेंस। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को नीचे लटका दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें स्प्रिंग का इलोंगेशन होता है। ठीक है, स्प्रिंग का इलोंगेशन जितना होता है, देखो कैसे होता है, ये जो है ना सर, अब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कैसे, हम लोग का स्प्रिंग ना अब इलोंगेट हो गया। इलोंगेट हुआ तो मतलब उसमें कुछ फोर्स लगता है, और जो फोर्स लगता है ना, वो इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल जो होता है ना, उसके साथ वो रिलेशन रखता है। ठीक है, तो जैसे ही इलोंगेट हुआ वैसे ही मेरा मास दिखा रहा है वहाँ पे। ठीक है, जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा, जितना ज्यादा इलास्टिक इलोंगेशन दिखाई देगा वहाँ पे,
उतना वहाँ का मास होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, ऐसे मेजरमेंट करते हैं किसका, ग्रेविटेशनल मास का। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे बड़ा ट्रक, ट्रक को ऐसे मेजर करोगे नहीं सर, उसको मेजर करने के लिए वेइंग स्केल्स आते हैं। देखिए होगे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आ रहा है, अभी नॉर्मली भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का भी दुकान में वो सब यूज होता है अभी। तो वेइंग मशीन या वेइंग स्केल्स हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, बड़े बड़े व्हीकल्स को मेजर करने के लिए। उससे भी लार्ज लेवल पे जाओ, मान लो तुमको अर्थ का वेट मेजर करना है, अर्थ का मास मेजर करना है, ग्रेविटेशनल मास अर्थ का। सर अर्थ तो बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट, है ना, तो वहां पे ना ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े थे हम लोग क्लास 10 में, है ना। क्लास 10 में जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता था, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ से हम लोग जो है G स्मॉल g का हम लोग डेफिनेशन देखे थे क्या, Gm बाई r स्क्वायर, है ना। अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ का मास, मास ऑफ अर्थ, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम लोग मास ऑफ अर्थ निकालेंगे तो हमको दिख रहा है G इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल G। देखो नोट्स में है लिखा हुआ, है ना। तो स्पेक्ट्रोमीटर का हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं कब, जब एटॉमिक मास का हम लोग कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, और एक तरह का मास होता है सर, और क्या तरह का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास ना देखो, इलेक्ट्रॉन का मास जब हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वहां पे हम लोग ना m इक्वल टू E बाई m, ठीक है। ये यहाँ ये किससे मिला है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, याद करो। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है 11th क्लास में, पढ़े हो ना। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम लोग को E बाई m का वैल्यू मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता ही है सर, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, है ना। और E बाई m का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, देखिए वहां लिख के दिया, ठीक है, कूलम पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। E बाई m का वैल्यू हम लोग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाले हैं, वो क्या है 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। सबसे पहला बात करें, अगर हम लोग को बात करना है मेजरमेंट ऑफ लेंथ का, तो हमें पता होना चाहिए सर लेंथ क्या होता है। सर टू पॉइंट का बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ, है ना, नॉर्मली बोला जाए तो। सर लेंथ का भी मेजरमेंट हम लोग डिफरेंट वे से करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग लेंथ का मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग स्केल यूज करते हैं नॉर्मल लेवल पे। अगर हम लोग को मान लो लार्ज स्केल पे हम लोग को लेंथ का मेजरमेंट करना, मान लो एक प्लैनेट का अर्थ के साथ दूरी बताना है, ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं देखो। उसके लिए ना हम लोग एक तरीका यूज करते हैं, पैरेलैक्स, ठीक है, मेथड ऑफ पैरेलैक्स। इसमें करते क्या है हम लोग जानते हैं, देखो सर एक बात समझना, तुम मान लो कि इस पेन को देख रहे हो, ठीक है, अपने लेफ्ट आंख से देखोगे बंद करके एक आंख को, तो तुमको लगेगा कि इसका रेफरेंस कुछ और है, इधर से देखोगे तो अलग रेफरेंस से दिखेगा। इसी थ्योरी को हम लोग यूज करते हैं लार्ज स्केल पे। देखो क्या होता है, मान लो कि एक हम लोग का क्या है, ये हम लोग का अर्थ का सरफेस है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये एक प्लैनेट है, ठीक है, हमको पता है अर्थ और दूसरे प्लैनेट का दूरी बहुत ज्यादा है। तो अगर हम ये दूरी बोले या उसका सेंटर से दूरी बोले तो फर्क पड़ेगा क्या, हम लोग को पता होता है थीटा इन रेडियन क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है ना, थीटा इन रेडियन होता है आर्क बाय रेडियस। तो सर अगर हम बात करें इस थीटा का, ये थीटा दिख रहा है, हाँ, अगर इस थीटा का बात करें
तो हम लोग का क्या है, ये हम लोग आर्क हो गया हुआ। हाँ, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क ए सी बी बाई रेडियस। तो इसका देखो रेडियस क्या होगा, यहाँ तक जाना चाहिए। हाँ, जब डिस्टेंस जब बहुत बड़ा होता है ना, बहुत दूर का डिस्टेंस होता है ना, तो सबसे पहला बात आर्क ए सी बी ना और लेंथ स्ट्रेट लाइन ए बी, ये दोनों सेम माना जाता है। क्या बोला जाता है, आर्क ए सी बी विल बी सिमिलर टू, ठीक है, ए बी लेंथ। क्योंकि अब देखो तुम बहुत दूर से देख रहे हो, एक छोटा सा कर्व एरिया देखो, कर्व दूरी और एक स्ट्रेट लाइन वाला दूरी लगभग चल रहे हैं, बहुत दूर से अगर देखोगे तो इसलिए बोला जा रहा है ये डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे हम लोग का जो सी है पॉइंट ना, अच्छा आर के सी बी और बाई ओ बी ओ सी लेंथ हुआ ना, रेडियस। हाँ, तो ओ सी और ए सी बी को क्या लिख सकते हैं सर, ए बी बाई बी बोल सकते कि बोल सकते हैं ना, थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी। तो ये हम लोग का क्या हुआ, पैरेलल थ्योरम हुआ। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसका, ये जो b का वैल्यू है वही ना डिस्टेंस होता है। तो तुम अभी देखो एक प्रोजेक्शन एंगल तो बता ही सकते हो, लाइट का प्रोजेक्शन एंगल। तो प्रोजेक्शन एंगल से तुमको पता चल जाएगा ए बी सर क्या है, कोई भी एक कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड है और इसका एक कॉर्ड है। अब इसी को यूज करके हम लोग कोई भी प्लेनेट का ना डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूछ रहे थे ना कि भैया डायमीटर ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करें, तो मान लो कि मान लो ये अर्थ नहीं को प्लेनेट का डायमीटर हमको पता करना है, तो हम अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, अर्थ पे खड़ा होके हम लोग अल्फा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा इन रेडियन इसका देखो ये आर्क होगा ना, आर्क नहीं लेके हम इसको ए बी ले लेते हैं, इसको ओ ले लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर को ना कैपिटल डी से दिखा दो, ठीक है, अच्छा सॉरी कैपिटल डी से, ठीक है, और ये डिस्टेंस को ना स्मॉल डी से, ठीक है। तो ये आर्क बाय रेडियस होगा ना, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो अगर तुमको ये अल्फा पता है ना और तुमको ये डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ पता है ना, तो तुम बता सकते हो कि वो प्लैनेट का डायमीटर कितना है। यहाँ पे क्या बता सकते हैं, डायमीटर इक्वल टू अल्फा इन रेडियन इनटू डी। बोलो होगा कि नहीं होगा, अल्फा इन रेडियन इनटू डी। तो अगर हमको, अगर कोई प्लैनेट है बहुत दूर है, उसका हमको डायमीटर अप्रॉक्स में पता करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेथड यूज करके। मान लो एक प्लैनेट है जिसका डायमीटर डी है, ठीक है, उसका हमको डायमीटर ही पता करना है और हमको ये पता है कि वो प्लैनेट उससे कितना दूर है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको पता चल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आर्क को ना हम लोग अप्रोक्सीमेट करके बोल सकते हैं कि ये डायमीटर है। जब बहुत बड़ा प्लैनेट वो भी तो बड़ा ही होगा ना, तो उसका भी आर्क उसका डायमीटर के बराबर होगा। यहाँ पे हालांकि हम कॉर्ड लिए, यहाँ पे पूरा सेंटर ऑफ दैट प्लैनेट में चले गए और वहां से आर्क ले रहे थे, तो वो आर्क डायमीटर बन जाएगा, आर्क बाय रेडियस तो डायमीटर बाय डी, ठीक है। देखो चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन है ना। हाँ, तो बेसिकली यूनिट होता क्या है, ठीक है, यूनिट एक रेफरेंस वैल्यू होता है जिससे कंपेयर करके उस ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं। यूनिट क्या होता है, एक रेफरेंस वैल्यू होता है जिससे कंपेयर करके, जिससे तुलना करके तुम बोलते हो कि ये इतना है। फॉर एग्जांपल जनरली हम लोग 1 kg को यूनिट मानते हैं, तो 3 kg मतलब 3 टाइम्स ऑफ दैट है, 4 kg मींस 4 टाइम्स है। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी तुम लेगा सबका एक अपना यूनिट होता है और उससे कंपेयर करके तुम बताते हो कि तुमने उसका कितना क्वांटिटी यूज किया या वो कितना क्वांटिटी में है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया सर, 3 तरह का यूनिट होता है, देखो SI, MKS, CGS, FPS, है ना। तो हमको SI होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनली माना जा रहा है SI को ही पता है सबको। MKS का कुछ पार्ट SI में है, MKS से ही आया है SI, ठीक है। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड।
ये एफपीएस हुआ, सीजीएस हुआ, एमकेएस हुआ, एसआई हो गया। ये डिफरेंट सिस्टम्स है, ठीक है। पहले इंटरनेशनली सेम सबका नहीं होता था। अभी भी तुम लंदन में चले जाओगे, वो वजन जो होता है वो तुम पाउंड में बताता है ना, 2 पाउंड, 3 पाउंड, 20 पाउंड, 40 पाउंड, और वो लोग लेंथ को माइल्स में बोलता है, किलोमीटर में नहीं बोलता है। तो इंटरनेशनली हालांकि किलोमीटर है, बट अगर तुम कुछ नेशंस में अभी भी जाओगे, वो लोग अपना, अभी भी तुम जाके देखोगे कुछ नेशंस में, वो लोग अपना सिस्टम ऑफ यूनिट बना रखा है और उसी में वो लोग अभी भी काम करता है ना। तो हम लोग को देखने को मिलता है इंटरनेशनली क्या ऐसा ही है। तो इंटरनेशनल यूनिट का क्या नीड आता है ना। अभी तुम देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सब कुछ एक, अगर एक दूसरा दुनिया के दूसरे कोने में कुछ हो रहा है तो इसका इफेक्ट दूसरे कोने में हो रहा है ना। तो जो बिजनेस है वो इतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया उसका कि अब हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बहुत जरूरत है। क्योंकि तुम अगर बोलोगे इंडिया का 1 kg मतलब अलग और अमेरिका का 1 kg मतलब अलग, तो क्या होगा, तुम अपना इंडिया के हिसाब से सोच के जाओगे, वो लोग का हिसाब से अलग रहेगा, तब तो कम ज्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा ना। तो सबको मिला के स्टैंडर्ड बनाया गया एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ठीक है। इसमें टाइम का बात करें, टाइम का यूनिट सब में क्या है, सेकेंड है, ठीक है। टाइम का यूनिट सब में सेकेंड है। सर लेंथ का, सर इसमें क्या है, एसआई में मीटर है, एमकेएस में सर मीटर, हाँ देखो, अच्छा मीटर, केजी, सेकेंड, ठीक है। चलो अभी देखो, अच्छा सीजीएस में तुम्हारा सेंटीमीटर, एफपीएस में बताओ, फुट पाउंड सेकेंड होता है ना, फुट हुआ सर, सिंपल है ना। इसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड में क्या हो गया, मीटर हो गया, एमकेएस सर मीटर, केजी सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो पहला जो फुट है वो इधर है, सीजीएस का सेंटीमीटर, एमकेएस का मीटर, एसआई का मीटर। ये क्या हो गया, लेंथ का हो गया। सर मास का यूनिट क्या है, बोलो, केजी, और इसका सर, इसका पाउंड, ठीक है। अच्छा टाइम, लेंथ, मास, और सर कुछ, अब देखो ये जो 3 हमें भी बताए ना, टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर का सर, डिग्री केल्विन, अच्छा डिग्री सेल्सियस, इसका देखो तुम ले सकते हो क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं होता है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में कितना का फर्क होता है, अगर हम लोग केल्विन में बात कर रहे हैं और सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं तो 273 डिग्री का अंदर होता है। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, 273 केल्विन, 100 डिग्री को क्या बोलते हैं, 373 केल्विन। तो एक्चुअली वैल्यू बात करें तो दोनों का चेंज सेम है, मगर उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलग है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल, देखो 2 तरह का हम लोग का यूनिट होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, एक होता है डिराइव्ड। क्या होता है, डिराइव्ड। तो ऐसे यूनिट्स जो जो खुद से बनते हैं, मतलब जो किसी और यूनिट के हेल्प से नहीं बनते हैं, उनको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स लिखो, those units which do not need any other units to represent it, called fundamental, ठीक है। डिराइव यूनिट, those units which are derived
from fundamental units are called derived unit। समझ में आया? ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स से मिलके बने होते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है सर? इसके एग्जांपल है सर टाइम का सेकंड, देखो सेकंड, मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है, या डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। और हम लोग का मास का मान लो केजी। ये दीज यूनिट्स आर क्या? फंडामेंटल यूनिट्स। मगर अगर हम बात करें डिराइव्ड यूनिट में क्या होगा सर? जैसे फोर्स का न्यूटन, ठीक है, एनर्जी का जूल, ठीक है, एक्सेलरेशन का तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे तुमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है मगर यहाँ भी तुमको दिखेगा कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन का होता है। सर जूल का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमको देखने को मिलेगा क्या? डिराइव यूनिट जो होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स के रिस्पेक्ट में दिखाए जाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? डिराइव यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट्स को किसी और यूनिट्स के रिप्रेजेंट में दिखाने नहीं सकते हम लोग, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट।